सर एक यूज़र है पूजा मल्होत्रा, उनका सवाल है कि उनका बेटा 8 साल का है और उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है ड्यू टू माइक्रोसेफेली। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ गोइंग ऑन। क्या कोई एलोपैथिक मेडिसिन हेल्प कर सकती है ब्रेन के साइज को इंक्रीज करने में? प्लीज टेल। 8 साल का बच्चा है और माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली। सबसे पहले माइक्रोसेफेली के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, तो माइक्रोसेफेली ये समझिए कि जन्म के टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे के शरीर जो है ना उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में सिर बहुत छोटा होगा। और ये सिफेलस जो टर्म होता है ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, उसका क्लिनिकल टर्म है, एनाटॉमिकल टर्म है। एनसेफेलॉन पूरा नाम होता है, ब्रेन का एनाटॉमिकल नेम एनसेफेलॉन होता है। तो यही सिफेली जो बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। उसका सिर क्या है कि जो बच्चों का होना चाहिए नॉर्मल एक शरीर के हिसाब से लगता है ना कि ये होता है, तो सिर छोटा है। कुछ बच्चों में सिफेलोमेगाली का कंडीशन होता है, सिर बहुत बड़ा होता है। तो माइक्रोसेफेली जन्म के साथ आ रहा है। अब जिस बच्चे में ये है ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है। प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर रहा है, वो चाहे पैथोलॉजिकल इन्वायरमेंटल पैथोजन हो या फिर मदर की हेल्थ सही नहीं रही हो, जो भी कारण रहा हो उसकी वजह से बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। हो सकता है कि टाइमली उसकी डिलीवरी भी नहीं हुई हो, तो इसलिए ये कंडीशन है। अब चूंकि वो एबनॉर्मल शेप है, सिर बड़ा हो जाना वो भी एबनॉर्मलिटी है, छोटा है वो भी एबनॉर्मलिटी है, तो कुछ ना कुछ उसको क्या होगा कि फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी और डेवलपमेंटल डिले उसमें होगा ही होगा। इस कंडीशन में ज़्यादातर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है, जैसा इन्होंने लिखा है कि 8 साल का है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बेसिकली ये होता है कि शरीर का ग्रोथ भी सही नहीं होगा, मतलब फिजिकल माइलस्टोन्स भी टाइमली अचीव नहीं कर पाएगा बच्चा। टाइमली वो चलेगा नहीं, टाइमली वो खड़ा नहीं होगा, टाइमली वो दौड़ेगा नहीं, उतनी चंचलता उसमें नहीं आएगी और बच्चों के कंपैरिजन में उसमें लेट होगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जब फिजिकल माइलस्टोन्स डिले हैं, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स भी डिले हुए होंगे, जिसमें कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हम लोग बोलते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को ऑटिज्म जैसा कुछ है, इसीलिए बोलते हैं ना कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। अब जिनमें सेंसरी मोटर दोनों फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फिजिकल माइलस्टोन्स न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स दोनों में डिले आ रहा है, उनको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की कैटेगरी में रखा जाता है, GDD बोलते हैं। और ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के केस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी मिलती है, मतलब कि बौद्धिक क्षमता में कमी थोड़ी दिखेगी। डाउन सिंड्रोम का भी केस होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है वो, उस कंडीशन में भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले मिलता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में जो हैं, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट इसका किया जाएगा, लक्षण के हिसाब से इलाज। इन्होंने एक और सवाल पूछा कि इसके लिए कुछ दवाएं हैं एलोपैथिक में, वो बताएं जिससे कि ब्रेन का साइज इंक्रीज हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो ब्रेन का साइज बढ़ाए, या फिर जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं उसके हिसाब से सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट आप करवाएं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप करवा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद कि बच्चे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया कि लक्षणानुसार इलाज चलेगा, इसमें जो जो लक्षण आएंगे उसी के हिसाब से इलाज चलेगा। ये नहीं कि सारे बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है तो इसमें भी वही होगा, नहीं। उसमें जो देखा जाएगा कि उसके रिहेबिलिटेशन के गोल सेट करने से पहले प्रॉपर एक असेसमेंट किया जाता है, फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल सेट किए जाते हैं और तब देखा जाता है कितना समय लगेगा। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बताई जाती हैं, पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। तो जहाँ भी आप लेके जा रहे हैं जा रही हैं, उनसे पूछें कि क्या समय लग सकता है, हमारा क्या रोल हो सकता है। ये सबके आपसी सहयोग से ही इसको क्योर किया जा सकता है। क्योर करने मतलब इतना कि इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी, ये पूरी तरह से क्योरेबल कंडीशन होता ही नहीं। इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी ले, ADL इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले तो काफ़ी है। आपने कुछ संपत्ति बनाई है, कुछ लेन देन का हिसाब है, वो कर ले, तो बस इतना इसमें हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन की प्रॉब्लम अगर है तो उसमें पेरेंट्स से बेहतर कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। बस उनको समझना है कि कैसे उसका कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग और ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग कैसे इंप्रूव करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करनी। सिर्फ थेरेपी के भरोसे रह के नहीं होगा, उन लोगों से ये भी जानें कि घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं और बच्चे को कैसे। बच्चों में क्या होता है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की बात जब आती है तो जब सीजर, जो कि मिर्गी का दौरा आप लोग समझ रहे होंगे, तो बच्चे को जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, फ्रीक्वेंट सीजर अगर बच्चे को आ रहा है ना,
जैसे एक वो बच्चा आ रहा था, वो जो दोनों वहाँ पे आता था ना भाई बहन, तो साकेत, हाँ, उस बच्चे का जो ये है, उसमें भी फ्रीक्वेंट सीजर का ये था। थोड़ी सी प्रॉब्लम उसकी ठीक हुई, उसके बाद से सीजर आया, फिर वहीं का वहीं आ गया, उसमें भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। तो फ्रीक्वेंट सीजर भी अगर आपके बच्चे को आ रहा है तो उसका मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जितना काम आप करेंगे, एक बार सीजर आया उसके बाद से फिर वहीं बैक हो जाएगा। जो दवाएं सीजर में दी जाती हैं वो जनरली ऐसी दवाएं होती हैं कि वो बच्चे को और सप्रेस करती हैं, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ाती हैं, कम नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे डॉक्टर से जाकर मिल के कम से कम दवाओं पे डिपेंडेंट होके, और बच्चे को उसका डेली रूटीन सुधारना, उसका डाइट सुधारना, ये सब चीज़ें अगर सही तरीके से की जाए तो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है बच्चे को। आपके भी बच्चे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर फिजिकल माइलस्टोन डिले है, मतलब कि सही से चल फिर नहीं रहा, प्रॉपर बैलेंस बना नहीं पा रहा, उठक बैठक में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी भी तरह का अगर फिजिकल माइलस्टोन डिले लग रहा है, शारीरिक ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह के कंडीशन में बच्चों को क्या होता है कि लार होल्ड नहीं कर पाते, फेशियल मसल की वीकनेस, अब मस्कुलर वीकनेस है तो पूरे बॉडी में होगी, लार भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग प्रॉब्लम है। अभी लास्ट संडे जो ये हुआ, असेसमेंट हुआ, तो 14-15 लोग उसमें प्रेजेंट थे। एक बच्चा है जो कि कुछ दिन पहले उन लोग CMC वेलोर में जाके दिखाया था, तो वहाँ पता नहीं क्या क्या बताया, फिर किसी और डॉक्टर से मिलने बोला, फिर वो किसी और डॉक्टर को बोलेगा, फिर वो किसी और को बोलेगा, इसी तरह भागते भागते सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। और हर जगह सीडेटिव ड्रग्स दे देते हैं। सीडेटिव ड्रग्स नहीं देना होता है, हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी सब ब्रेन को ये करने वाली दवाएं, सप्रेस करने वाली या स्टिमुलेट करने वाली दवाएं नहीं देनी चाहिए बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। उन लोग देखे, उन लोग वहाँ दिखा के आए, फिर हमारे साथ जुड़े, उसमें भी उनके बच्चे में भी क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का कंडीशन है। वो सही से चल नहीं पा रहा, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, सही से ये नहीं कर पा रहा। तो जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसके लिए फिजियोथेरेपी, अगर ग्रॉस मोटर फंक्शन में प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी। अब उसमें कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, उन लोग EMG करवाया था, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है, तो हमने बोला कि रिपोर्ट मेल कर देने के लिए, उस पर देखा जाएगा क्या क्या है। तो अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह कंडीशन है तो उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जब इम्प्रूव करनी शुरू होंगी तब धीरे धीरे स्पीच की तरफ जाया जाएगा। उन लोग उल्टा काम किए कि पहले स्पीच थेरेपी का शुरू कराए थे, ऑक्यूपेशनल भी कराए थे, और फिर कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया, बच्चा आज भी जस का तस ही है। और उम्र बढ़ते जा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ेगी तो रिकवरी स्लो होते जाएगी, तो ये उनको भी समझाया गया। तो जितने लोग भी इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी सफ़र कर रहे हैं। इसमें रिहैबिलिटेशन जो होता है, रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड रिहैबिलिटेशन कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि पहले तो प्रिकॉशनरी अप्रोच लिया जाता है। इसमें 2 स्टेप में होता है। पहला प्रिकॉशनरी अप्रोच, प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव अप्रोच भी बोलते हैं उसको। वो ये है कि प्रॉब्लम किस वजह से बढ़ रही है, उसको पहले रोकना कि आगे बढ़े नहीं। अब रोक दिया गया तो आगे प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही, लेकिन जो प्रॉब्लम हो गई है उसका थेराप्यूटिक अप्रोच भी ज़रूरी है। थेराप्यूटिक अप्रोच भी कंजर्वेटिव होना चाहिए, दवाएं दे के और कोई सुई दे के, कोई उसको सप्लीमेंट दे के नहीं, वो भी नेचुरली ये होना चाहिए, और उसको डेली रूटीन में सुधार करके, खान पान में सुधार करके। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमेशा जब तक ऑप्शन है तब तक आपको देखना चाहिए कि कंजर्वेटिव अप्रोच पे जाएं, अल्टरनेटिव अप्रोच पे। दवाएं और सुई और ये सारी चीज़ें, ट्रांसप्लांट और क्या क्या, आजकल वो स्टेम सेल थेरेपी का भी चलन बहुत ज़्यादा चला, बीच में फ्रॉड उस पर बहुत हुआ, उसके बाद लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा गलत चीज़ें नहीं करनी। तो हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ जाएं। जितने लोगों का इस तरह का सवाल है, आप लोग अपने आसपास में कहीं न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर ज्वाइन करें, उनसे चीज़ें समझें, क्योंकि ये 1-2 साल की बात नहीं, कई साल इसमें लग जाते हैं इन तरह के बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने में। इसलिए ये टोटल सारे लोगों का मिल के और सब लोग कोऑपरेट करेंगे तभी जाके बच्चे ठीक हो पाएंगे। रही बात कि लास्ट में एक और बात हम ऐड कर देते हैं, कुछ दवाओं के फेर में आप हैं कि उसके ब्रेन का साइज बढ़े और वो ये हो, तो वो कभी नहीं होने को है। आप दवा और सप्लीमेंट कितना भी खिला पिला दें, वो कुछ नहीं होने को है। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसी पे काम करना चाहिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, आप पे डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी
और एक समय के बाद एक लोक लाज के जैसे भी एडीएल उसको अपने आप परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो आसपास के लोगों में बात होने लगती है कि उनके बच्चा बुड़बक है, मंदबुद्धि है या फिर ये। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो बच्चा आपका काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। सर यहाँ पे ऑफलाइन में एक बच्चा आता है सोनू, वो ऑटिस्टिक है, तो उसका भी इधर बीच प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही रो रहा है, घर पे भी रोते रहता है, यहाँ पे भी सेंटर पे आता है तो रोता ही है, तो उसके पेरेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे। तो सर उसको ठीक मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि वो जो बच्चा आ रहा है वो माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का ऑटिस्टिक बच्चा है। कई साल से कहीं कहीं गए हैं लोग, कुछ सोल्यूशन उस तरह का नहीं दिखा, उसके बाद हमारे पास आए। वो स्टार्टिंग में उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, जैसा उसके पेरेंट्स ने बताया कि 4 साल के एज तक तो नॉर्मल था, उसके बाद कुछ उसके साथ ये कुछ उसको फीवर ऐसा आया, हाँ कोल्ड डायरिया, हाँ वो लंबे समय तक रहा, उसका ट्रीटमेंट चला। और एलोपैथिक जाहिर सी बात है कि इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेते हैं, उसमें जो दवाएं और सुई जो उसको दी गई, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो देखा लोग जब पूरी तरह से ठीक हुआ तो उसके बाद रेग्रेशन आना शुरू हो गया था। अब वो इतने दिन कहते हैं ना कि साइकोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि आप ऐसे समझें कि बच्चा बीमार हुआ तो उसके पीछे पूरा परिवार लग जाता है, उसको ठीक करने में लगना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा है उसको समझ नहीं है तो उसको प्रॉब्लम है तो उसके साथ तो लगना पड़ेगा। वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन पूरा परिवार उसकी हर डिमांड को पूरा करने में लग जाता है, उसके साथ पूरी तरह से सिंपैथी की जाती है, तो एक तरह से वो ठीक हो रहा होता है, दूसरी तरफ से वो साइकोलॉजिकली बीमार हो रहा होता है। वो सिंपैथी सीकिंग नेचर डेवलप करता है, उसमें सिंपैथी सीकर हो जाता है, उसको सहानुभूति चाहिए। अब क्या है कि इतने दिन 10-15 दिन उसकी ऐसी सेवा की गई कि जो मांगा वो मिल गया। पेरेंट्स आजकल के ओवर केयर करते हैं, तो जो मांगा सारी डिमांड पूरी की गई। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना कि धीरे धीरे साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम इस सिचुएशन में हैं, इसलिए ऐसा ये हो रहा है, हम जो कह रहे हैं वो डिमांड पूरी हो जा रही है, मतलब सिंपैथी सीकिंग नेचर। अब उसको कभी कुछ चाहिए होगा, नहीं मिल रहा होगा तो वो बीमार होना चाहेगा। वो बीमार होना चाहेगा कि हम फिर से बीमार हो जाएंगे तो सब लोग मेरे साथ ये करेंगे, सिंपैथी ये करेंगे, कुछ सिंपैथी के बात बोलेंगे, जो हम चाहेंगे वो देंगे। तो इसलिए बच्चे ये होते हैं, जब बच्चों का ऐसा ही होता है, साइकोलॉजिकल ये उनका ऐसा ही होता है। और बच्चों की बात नहीं करें, खास करके एडल्ट में भी, खासकर लड़कियों में भी इस तरह का ये आता है कि इमोशनली काफ़ी इमोशनल होने की वजह से सिंपैथी सीकिंग नेचर मैक्सिमम लड़कियों में होता है। उनको हर छोटी छोटी बात में सिंपैथी चाहिए, कुछ ये चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, इमोशनल मेल्टडाउन का कंडीशन ये होता है। तो इससे भी बाहर निकलना, इसलिए बोला जाता है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं है, उनको बस अपना ये समझ में आना चाहिए। तो सिंपैथी सीकिंग नेचर को हटाना चाहिए और खुद का अपना ये पहचानना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये बात हम इसलिए समझाए, 1-1.5 महीने बच्चा बेड रिडन रहा, उसने जो चीज़ें मांगी सारी चीज़ें उसकी पूरी की गई होंगी। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स भले अपने अभाव में रह लेंगे लेकिन बच्चों को अभाव में नहीं रहने देते हैं। इसकी वजह से क्या होना, 1-1.5 महीने बाद वो एक तो अभी उस एज में जब बाहर जाना चाहिए, उसको सोशल इंटरेक्शन उसका इंप्रूव होना चाहिए, सारी चीज़ें दुनिया से जुड़ाव होना चाहिए, वो बीमार रहा, एनर्जी पूरी और जो दवाएं हम ये जो डालते हैं और ये जो एलोपैथिक ये, तो ये शरीर को तोड़ देती हैं। जितना हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, 5 दिन के एंटीबायोटिक में हमारा शरीर हिल जाता है। जिन बच्चों को लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चलेंगी उनका क्या होगा। तो इसलिए जब असेसमेंट वगैरह होता है, जब कंसल्टेशन वगैरह किया जाता है, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ रहा है, लंबे टाइम तक कुछ बीमारी रही हो जिसकी वजह से रेग्रेशन आएगा। इस बच्चे में रेग्रेशन आना शुरू हुआ, फिर कहीं लेके दिखाने गए लोग, उन लोगों ने कहा कि इसके लिए थेरेपी करानी है, इन लोगों को लगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लापरवाही की, 2-3 साल और इग्नोर कर दिए। उसके बाद बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ी, रेग्रेसिव ऑटिज्म डेवलप किया, माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का ऑटिज्म। अब आते हैं बच्चे में जो इमोशनल मेल्ट डाउन, एक वर्ड हमने यूज किया, इमोशनल मेल्ट डाउन वाला कंडीशन होता है कि जब बच्चे को सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल कराई जा रही हैं, अब उसको क्या हुआ कि अब जब समझ में आया कि ये चीज़ें नहीं देनी है, थोड़ा उसको रेसिस्ट करना है, उसको अपोज करना। अभी जो चीज़ें कहा मना करना, जरूरी हो तो देना।
कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि उसके खिलाफ हो रही हैं, मतलब वो चाहता है कि हम ये करें और कराया जा रहा है कि जो उसके लिए ज़रूरी है, मतलब डिमांड बेस्ड नहीं, नीड बेस्ड थेरेपी कराई जा रही है, तो उसमें भी बच्चा इरिटेट होगा कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, आज तक तो हम जो मांगे सब मिल रहा है लेकिन अब नहीं दिया जा रहा, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से इमोशनल मेल्टडाउन का कंडीशन, ऑटिज्म का अगर ये सीवियरिटी बढ़ती जाए तो उस कंडीशन में भी ये होता है। अभी के समय में खासकर इसलिए हो रहा है कि लगभग सारे बच्चों में, हमारे यूपी बिहार ये सब एक तरह के जलवायु एक तरह की है, अब यहाँ मौसम चेंज हो रहा, मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में क्या हो रहा है कि अभी जब भी हम ठंडे के मौसम से अब धीरे धीरे हम बसंत की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मौसम जब जब चेंज होगा इन बच्चों में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, इनके बिहेवियर में एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा। हम लोगों में भी अभी सभी के गले में खराश हो रहा है। अभी के टाइम में पॉलन ग्रेन सबसे ज़्यादा होता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो हमारे अगर ये नाक के थ्रू जा रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं भी ये कर रहा है, तो उसकी वजह से गले में खराश और इरिटेशन और ये सारी चीज़ें, एलर्जी वगैरह होना स्वाभाविक है। बच्चों में भी जब जब मौसम चेंज होगा तो कुछ कुछ इस तरह के चेंजेज आएंगे, टेम्पररी चेंजेज। कुछ दिन के बाद वो फिर से, एक सप्ताह के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर इस तरह का ये है, मौसम के हिसाब से है तो वो टेम्पररी है। अगर इमोशनल मेल्ट डाउन वाला कंडीशन है तो उसके लिए अलग अलग थेरेपी प्रोटोकॉल्स हैं, उस बच्चे में वो अप्लाई किए जाएंगे। पेरेंट्स को भी बताना है कि कैसे कैसे वो घर पे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस पे उनको जब भी ये होगा, उनको मिल के डिटेल सारी बातें बताई समझाई जा सकती हैं, तो उससे वो अपने घर पे मैनेज करेंगे। और ज़्यादातर कंडीशन में यही हो रहा है कि अभी मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में इरिटेशन बढ़ी है। इसकी वजह से कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ गुस्सा में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। लगभग लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, लगभग लोगों ने ये कंप्लेन किया कि बच्चा कुछ दिन से इरिटेटेड ज़्यादा रह रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को थोड़ा बाहर लेके जा रहे हैं तो अभी खास करके मास्क वगैरह यूज करना चाहिए। कोविड के टाइम में किया कि नहीं किया ये नहीं जानते हैं, अभी के टाइम में बिना मास्क के बाहर निकलना, अभी ज़्यादा एलर्जी के, अभी मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन ज़्यादा ये मिलेंगे और उसकी वजह से गले में खराश। बहुत सारे बच्चों को अब सुबह सुबह आप ये कीजिए, खखारेंगे तो उसमें कफ जो निकलेगा तो उसमें स्टिकी कफ और हल्का ब्लड का भी ये आ रहा है, तो इसकी वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। गर्म पानी पीना, अगर हल्दी कच्चा हो तो उसमें डाल के खौला के अगर पिया जाए, बच्चों को दिया जाए, तो किसी तरह का थ्रोट का इन्फेक्शन नहीं होगा। और मास्क या नाक तो ढक के ही जाना, नाक और मुंह को ढक के ही बाहर जाए तो ज़्यादा अच्छा है।